फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि ग्रुप डी का जो सेट है वो फर्स्ट सेट, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको लाई हूँ, कम से कम इस सेट का जो 18 क्वेश्चन लाई हूँ। और अगर आपको हमारा बताने का मेथड पसंद आया हो तो हमें लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैं इससे 18 के बाद टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होते हैं, तो जिसमें मैं आज आपको इस पहले वीडियो में 18 क्वेश्चन को डील करूँगी। उसके बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमें आप लाइक कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके आगे का वीडियो डाल दूँगी। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जो एक प्रश्न दिया है और एक कथन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आपको कथन दिया है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है कि पहले क्वेश्चन में आपको जो कथन दे दिया है ये मैथ से दे दिया है, ठीक है। तो प्रश्न बोल रहा है कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। अब देखिए कि कथन क्या कह रहा है। हमारा पहला कथन कह रहा है पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार जो है 10 केजी है। दूसरा कथन हमारा दे रहा है कि 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 10 केजी अधिक है। अब इसे किसे कैसे डील करना है, तो मैं आप इसे शॉर्ट में ट्रिक बताती हूँ क्या, कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैथ से रिलेटेड आपको कथन पूछा जाए तो आपको इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस डायरेक्ट आप देख लीजिए क्या करना है कि क्वेश्चन में आपको 20 डिब्बों का भार दे दिया है और पहले कथन में आपको बोलता है कि पहले 10 डिब्बों का भार 1/3 का मान दे दिया है, और दूसरे कथन में बोल रहा है कि 6 डिब्बों का कुल भार दिया हुआ है और 4 डिब्बों के बराबर है। तो अब इतना दिमाग लगाइए कि जब तक हम कथन 1 और कथन 2 को लेकर चलेंगे और इसे कैलकुलेशन करने के बाद डील करेंगे, तभी हमारा इस 20 डिब्बा का जो भार है वो आएगा। तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि ये पता चलता है कि कथन 1 और कथन 2 एक साथ दोनों पर्याप्त है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि ये एक कैलकुलेशन दे दिया है आपको, ठीक है, एक कैलकुलेशन दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन लगाने की ज़रूरत नहीं। इसे क्या करना है कि आपको डायरेक्ट ये मोड वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है 5 + 7, इसे क्या करते हैं, मोड कहते हैं, ठीक है। मोड के रिलेटेड आपको तो इसका रूल पता ही होगा ही। सो क्या करना है, आपको इसको मन में कैलकुलेशन करना है। देखिए ऐसे क्या होगा, 5 और 7 को जोड़ते तो हमारा क्या आता है 12। बस आपको माइंड में याद रखना है कि हमारा ये -12 हो गया। अब देखना है कि 6 और 9 हमारा क्या होता है, 6 और 9 हमारा क्या होता है, तो माइंड में को रखना है कि 15 होता है। तो अब इसे मन में ही छोटी ब्रैकेट का काम हो गया। अब ये छोटी ब्रैकेट में आ गया तो देखना है कि हमको 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमारा 3 बचेगा। तो छोटी ब्रैकेट से निकलने के बाद हमारा क्या मान आ गया, ये -3 आ गया। अब आपको देखना है कि 15 है और ये यहाँ 15 है और ये 12 है। अब ये मंझली ब्रैकेट का काम हो रहा है, तो 15 और 12 हमारा क्या होता है 27 होता है, और ये माइनस हमारा 3 था। तो अब 27 में -3 हमारा आ जाता है, तो कितना बचता है हमारा 24 बचता है। तो आपका लास्ट काम हो गया। अब देखिए यहाँ बोल रहा है 56 भागा 1/3 इंटू में हो जाएगा 24। तो पहले हम इसका काम करते हैं, तो 3 8 है 24, यहाँ पे 1 कट जाएगा। अब देखिए हमारा लास्ट क्या बचा है, ये 56 भागा जो हो गया हमारा वो 8 हो गया। और ये भागा का आपको पता है, ये बोर्ड मास रूल को पता ही होगा कि ऐसे भागा को गुना में अभी कन्वर्ट करने पे ये बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 56 गुना 1/8, तो ये 8 सती 56 में ये मान कट गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर क्या करना है कि इसका वैल्यू हमेशा आपका आंसर इसका 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आया देखिए, एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। AQ +
बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर हमारा क्या होता है, तो 0 होता है। और इस ए बी सी को बराबर की उस तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, फिर इसका एक स्टेप और, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ देखना है कि ऑप्शन चल रहा है a माइनस बी को हम a मानेंगे, b माइनस सी को हम b मानेंगे और c माइनस a को हम c मानेंगे। तो अब देखिए कि इसका ये फॉर्मूला कैसे बढ़ जाता है कि इसका जो पूरा भाग हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और नीचे में देखिए अपॉन क्या है, ए माइनस बी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 × ABC। देखिए जस्ट ये फॉर्मूला पे आया। अब देखिए कि इसका मान मेरा कहाँ पे क्या आता है, इसका मान बराबर इतना आता है, 3ABC आता है, तो इसको रख देते हैं। इसका मान मेरा पे क्या आ गया, 3ABC, और अपॉन क्या हो गया, 3ABC। ये आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा, इसका मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ये एक जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया, सेट में इंग्लिश में क्वेश्चन दे दिया जो कि देना नहीं चाहिए था। इसमें हमको बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी, इसमें बोल रहा है कि वर्क डन का मतलब इसमें वर्क निकालना है। ठीक है, यानी काम करने की क्षमता निकालना है। ठीक है, तो मेरा वर्क जो होता है वो क्या होता है, हमारा जो वर्क होता है वो होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल गुना विस्थापन होता है। तो आप देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस तो जी दिया हुआ है, पॉइंटिंग है, मीन क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए। डैश इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कैरिंग ए चार्ज ऑफ 4C अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। तो हम बोल रहे हैं किसी चीज़ को उठाने पे जो हमारा वो बल कितना लगता है, वो बल हमारा लगता है 18 वोल्ट, और उसे विस्थापन यानी जो विस्थापन जो एक जगह से दूसरे स्तर काम करने जो बोलते हैं उसे विस्थापन, वही हमारा जो दे दिया है वो 4 दे दिया है। तो ये हमारा कार्य करने, ये जो मेरा कार्य हो गया वाट जो W हो गया हमारा, तो ये कितना आ गया, 8×8 = 72 हो गया। तो ये हमारा 72 जो हो गया। आपको बता देती हूँ ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वो जूल होता है, इसलिए हमारा जूल में आंसर दे दिया है 72। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा बराबर 3, और हमें मान निकालना है 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मान इसका दिया रहता है अपोजिट उसका भी मान उतना ही होगा। तो इसका आंसर सीधी यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब 3 कैसे होगा ये मैं बताती हूँ आपको, इसके बनाने का फॉर्मूला प्रोसेस में बताती हूँ इसका 3 कैसे होगा। तो पहले इसे मैं दे देती हूँ, इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। तो आप देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा, इसमें से हम sec² थीटा को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो sec² थीटा लेने के बाद कॉमन क्या बचेगा, sec² थीटा माइनस 1 बचेगा हमारा। अब देखिए sec² थीटा और इतना का मान क्या होता है, इंटू 10 थीटा, 10² थीटा हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए sec² थीटा का मान हम रख सकते हैं, sec² थीटा का मान आपको पता होगा ही कि sec² थीटा बराबर होता है 1 + 10² थीटा। इसको इंटू में कर दे ब्रैकेट में, ठीक है, और इंटू हमारा ब्रैकेट फिर बाहर में क्या है, 10² थीटा। अब देखिए 10² थीटा को दोनों के साथ मल्टीपल करने के लिए, तो 10² थीटा को 1 से इंटू करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 10² थीटा प्लस 10² थीटा को 10² थीटा से गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 10⁴ थीटा। ठीक है, अब देखिए तो इतना बराबर में लेके क्या चले थे, हमारा था 3 था, तो इतना बराबर भी 3 आएगा मान, इसका मान भी 3 आ जाएगा और इसका मान भी 3 आएगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि 10² थीटा और प्लस 10⁴ थीटा का मान कितना आएगा, तो हमारा 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए
फिर बोल दिया है आपको कथन और निष्कर्ष दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल ए सी बी का मान क्या होगा, यानी कि ये इसका मान जो आपको क्या होगा आपको ये बताना है। तो पहला मैं आपको डायग्राम दे दिया है और दूसरा में एंगल डी का मान दिया। अब सीधा सीधा सोचिए कि हमको x का मान निकालने के लिए किसी ना किसी वैल्यू का d का या b का या a का ज़रूरत होगा ही। तो इससे आपको डेफिनेटली पता चल गया है कि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमको कथन जो है एक की भी जरूरत पड़ेगी और कथन 2 का भी जरूरत पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया है कि हमारा सी नंबर 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे डील करने बोलिएगा तो मैं डील कर दूंगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसे मैं पहले से बना दी हूँ ताकि आपको ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसका मान अक्सर इसका मान क्या होता है, वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए, इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, वो 0 होगा। कैसे मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है कि जो अपॉन का है मान, जो ये कॉस ए कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी को आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने इनसे। आपको पता है कि एलसीएम का रूल क्या है, तो ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। उसी तरह से कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। अगर मैं आपको एक पता होगा कि ये जो पोर्शन आपको दिया है, ये पोर्शन किस पे गया है, ये पोर्शन इस फॉर्मूले पे गया है कि होता है ना, आपको पता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, जस्ट वही है। देखिए जस्ट वही इसमें बता रहा है कि साइन स्क्वायर ए सेकेंड वाले इस पोर्शन में आप देखिए, ये इस पोर्शन में आप देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका क्या है ऊपर में साइन ए प्लस साइन बी कॉस साइन ए माइनस बी। उसी फॉर्मूले पे मैंने इसे तोड़ दिया, नीचे रख दिया है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन जैसे वैसा ही उसे उतार दिया गया है। अब इसके अब क्या करना है कि इस मतलब हाँ आपको देखा क्या करना है। आपको पता है ही कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ए वाले पोर्शन को एक साथ लिया गया और बी वाले पोर्शन को एक साथ लिया गया और इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया गया। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारा ये आता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका भी मान 1 यहाँ पे हो गया, इसका भी मान यहाँ पे 1 हो गया, इसका भी मान 1 हो गया, इसका भी मान 1 हो गया। तो ये 1 जो है आपस में क्या हो गया, दोनों ये कट गया। 1 क्या हो गया, ये आपस में दोनों कट गया, 1 आपस में कट गया। तो दोनों 1 कटने के बाद हमारा क्या जाता है 0, और किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वो हमारा 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर आपको जो कथन अवधारणा दे दिया। देखिए कथन अवधारणा में मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि क्या कहना है कि जो कथन में दिया है वही बात आपको अवधारणा में टैली करे तो वही आंसर होगा, नहीं तो आंसर इसका नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन बोल रहा है कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो अवधारणा में क्या दिया, अवधारणा में दिया है कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। ये हमारा अवधारणा जो दिया है फर्स्ट नंबर अवधारणा में, छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। और अवधारणा 2 क्या है, छात्र 1 उनकी समझ की सत्यापित करना चाहता है। तो आपको पहले कथन पढ़ी, कथन में आपको साफ दिख रहा होगा कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, तभी ना छात्र 1 ने उससे नोट्स मांगा है। तो इसका मतलब हमारा ये 1 पर्याप्त है और 2 पर्याप्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, कि जो ये किसका है, केवल 1 अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको देखिए कथन दे दिया, धारणा दे दिया है, सेम वही बात है। सतत विकास के लिए
घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। बोल रहा है कि अगर मुझे विकास चाहिए, अगर सतत विकास चाहिए तो घरों में किसकी आपूर्ति अनिवार्य है? तो ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। अब देखिए धारणाएं में क्या कह रहा है कि घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए आपको क्या लग रहा है, आपको ये एक कथन जो इसका निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष एक, आपको लग रहा है कि इसमें कथन में ऐसा कुछ कहा है? नहीं कहा गया है, इसलिए एक नहीं होगा। दूसरा है जो कथन कह रहा है, दूसरा जो निष्कर्ष आपको दिया है, निष्कर्ष 2, आपने अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पौधे लगाए। इस प्रकार भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा। देखिए आपको निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 कोई भी बात आपको कथन में टेली नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि धारणा 1 और धारणा 2 दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ही जो है ये कथन और निष्कर्ष है। इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम के अनुसार बताऊंगी। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कथन आपको बोल रहा है कि कथन जो दिया आपको कि कुछ धातुएं लोहा है, तो फिर इसमें हम देखिए ये क्या है, मेरा धातु हो गया, और उसके बाद बोलता है कुछ धातु लोहा है, तो धातु हो गया, और यहाँ पे लोहा हम बना दिए। ठीक, क्या बना दिए? लोहा। ये क्या है? कुछ धातु हमारा लोहा है। ये जो पोर्शन जो है हमारा क्या है? ये कुछ धातु लोहा है। दूसरा है कि कुछ लोहा भारी है। अब मैंने क्या किया, इसे बना दिया भारी। ठीक है, भारी, इसे भारी बना दिया। अब बोलते हैं कि ये कुछ लोहा जो ये यहाँ पे वो हमारा भारी है। तो एक डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा इसका डायग्राम क्या बनेगा, हमने धातु लिया, लोहा लिया, और इस पे मैंने भारी बना दिया। यानी कि ये जो हमारा ये धातु है, ये जो हमारा लोहा है, और ये जो हमारा क्या है, भारी है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए निष्कर्ष क्या बोलता है कि सभी लोहे धातुएं हैं। यानी कि ये सभी लोहे धातुएं हैं। आपको साफ दिख रहा है कि नहीं? तो 1 नंबर जो आपका है ये निष्कर्ष नहीं होगा। बोलता है कि सभी भारी धातुएं हैं, सभी जो भारी है वो धातुएं हैं। तो ये आपका जो निष्कर्ष 2 भी आपका नहीं लग रहा है। तो इसमें आपका जो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियाँ 9.3 सेकेंड में एक। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियाँ 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा क्या होगी? तो इसमें हमारा जो चाल मांग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको 2 फैक्ट इसमें बताती हूँ कि अगर गाड़ी विपरीत दिशा में हो, ठीक है, अगर गाड़ी विपरीत दिशा में हो तो दूरी भी ऐड होती है। ठीक है, दूरी ऐड हो जाती है। और अगर गाड़ी एक विपरीत दिशा में हो, यानी कि इधर से गाड़ी आ रही है और ये भी इधर से गाड़ी आ रही है, तो ये क्या हो गई? विपरीत दिशा में हो गई, यानी अपोजिट साइड। ठीक है, और अगर जो गाड़ी एक समान दिशा में हो, यानी गाड़ी भी इधर से जा रही है और दूसरी गाड़ी भी इधर जा रही है, तो इसमें भी आपको क्या होता है कि एक समान में भी आपका जो होता है वो दूरी ऐड होता है। तो इसमें होता है क्या है कि सिर्फ आपका एक डिफरेंट होता है, इसमें चाल अपोजिट में चाल आपका जुड़ जाता है और एक समान में चाल आपका जो रहता है वो माइनस हो जाता है। तो ठीक है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है आपको चाल निकालना है। तो इसमें बोलता है कि चाल निकालना है, तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी हमारा क्या दिया है? 152.5 157.5 में से हमारा इसका जो दूरी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा हमारा। तो 7 और 3 10, 5 10 11, और ये हमारा 310 आ गया। और हमारा जो दिया हुआ है 9.3 टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखना है कि ऊपर मीटर में है और नीचे सेकेंड में है, तो इसे हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे?
वो 18/5 से गुना करेंगे। तो इसे कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जो आ जाएगा वो चाल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 चलते हैं। 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। देखिए इसमें क्या है, इसमें ए नम बी सी डी ये सारा का सारा अभाज्य संख्या ही है, और इसमें से आपके कौन सा हटकर है जो कि चारों में एक ऐसा कौन से जो आपस में नहीं मिलते। इसमें कुछ क्वेश्चन में जरूर ना जरूर इसमें फॉल्ट है, ठीक है। क्योंकि देखिए 71, 73 ये भी भाज्य संख्या है, 3 और 7 ये भी भाज्य संख्या है, 37 और 41 ये भी अभाज्य संख्या, और 43 और 47 ये भी आपका अभाज्य संख्या। तो सारे अभाज्य संख्या है। तो इसमें ये इसका आंसर जो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। अब ए नंबर ऑप्शन में कैसे आपको बताती हूँ कि देखिए 37 और 41 में अंतर कितना है, 4 का अंतर है। अब देखिए 43 और 47 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। और दूसरा इसमें देखिए 7 और 3 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो आप देख रहे हैं कि सी बी डी सभी में अंतर करने पे कितना 4 का अंतर, लेकिन एक ऑप्शन नंबर ए ही है जो कि 71 और 73 में कितना का अंतर, तो 2 का अंतर है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर इसी के बेसिस के आधार पर आपका यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा होगा। तो अभाज्य संख्याओं का युग्म जो हमारा वो होगा ए नंबर होगा 71 और 73। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इसे आपको इस तरह से ये त्रिभुज होगा, वो त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज गिनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपका ऑप्शन में देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या हो अक्सर वही आंसर होता है। अगर आपको ये हमारा फैक्ट पसंद नहीं आया है तो आप जा कर के कोई भी सेट को टर्न कीजिए, उसमें ऐसा टाइप का जो जिस तरह त्रिभुज कितने आयत हैं आपको मिलेंगे। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आपको टिक मार देना, ऑप्शन देखना है। तो मेरा ये जो मैंने जो आपको कहा है कि जो सबसे अधिक वाली संख्या होती है, जो सबसे अधिक वाली संख्या होती है वो आपका आंसर होता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन, तो 27 है, तो इसका आंसर 27 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर आपका हो गया कथन निष्कर्ष। इसे भी मैं आपको डायग्राम सुनाती हूँ। तो कथन कह रहा है हमारा क्या कि सभी कार क्या है, सभी कार हमारा जीप है, सभी कार हमारा क्या है, जीप है, ठीक है। सेकेंड कथन कह रहा है कि सभी जीप 4 पहिए हैं। सभी जीप हमारा क्या है, सभी जीप हमारा जो है 4 क्या है, पहिए, 4 पहिए हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या है कि सभी 4 पहिए कारें हैं, कार हैं। बोलता है कि सभी 4 पहिए कार है, नहीं, हमारा सभी 4 पहिए कार नहीं है। हमारा कुछ जो 4 पहिया है जो वो हमारा क्या है, वो कार है। कौन सा है, हमारा यही पोर्शन ना जो 4 पहिया है जो हमारा कार है, इसलिए हमारा 1 नंबर जो है वो गलत हो गया। दूसरा है क्या कथन आपका सेकेंड जो बोल रहा है निष्कर्ष, कुछ 4 पहिया जीप है, कुछ 4 पहिया जो है इसका ये पोर्शन वो क्या है, हमारा जीप है, ठीक है, वो हमारा क्या है, जीप है। तो इससे आपको इसका 2 नंबर हमारा जो है, 2 नंबर हमारा क्या है, 2 नंबर निष्कर्ष सही है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसका आपको मैं एक सेकेंड प्रोसेस बताती हूँ कि जैसे आपको क्या मानना है। आपको जैसे मान लेना है कि कार मेरा 5% होगा, जीप हमारा 10 होगा, और जो पहिया जो हमारा 15 होगा। तो आप इससे अपना एक सॉल्यूशन कर सकते हैं कि निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि सभी 4 पहिए कारी हैं। तो लेकिन देखिए आपका 15 जो है वो 5 में आता है नहीं, इसलिए ये 1 नंबर नहीं होगा। लेकिन कुछ 4 पहिए जीप है, कुछ 4 पहिए जीप है, यानी कि 15 में 10 आता है। तो इसलिए हमारा जो निष्कर्ष 2 है वो हमारा निष्कर्ष ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये भी आपको स्टेटमेंट और स्पोकन दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि एवरी सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क से द मेजर टू हिज सेक्रेटरी। क्या कह रहा है कि सेक्रेटरी जो मेजर जो अपने सेक्रेटरी से कह रहा है
कि प्रत्येक शहर के घर में इकोलॉजिकल पार्क होना चाहिए, यानी पारितंत्रिकी पार्क होना चाहिए। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये लोग इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव ग्रीन कवर यानी ग्रीन कवर, ग्रीन हाउस जो होता है वो हमारा, अगर हमारा पारिस्थितिकी तंत्र पार्क रहेगा, पौधे लगाएंगे, तभी तो हमारा जो आजकल की कार्बन डाइऑक्साइड चीज़ इसके ऊपर से बोलता है ग्रीन हाउस का उस कवर कर पाएंगे। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या बोलता है, इकोलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अगर इकोलॉजिकल पार्क होता है तो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस यानी हटा सकता है, हाँ हटाता है। इसलिए ये हमारा जो बोलेगा इसमें तो इसमें हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, बोथ एक एंड सेकेंड आर इम्प्लीकेबल, मतलब दोनों इसमें कथन निष्कर्ष सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। अब 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 5 प्लस 1/कॉसिक स्क्वायर 5 बराबर प्लस 17 बराबर एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे हमको एक्स का मान का निकालना है। अब इसमें करना क्या है, देखिए आपको इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि आपको पता है कि 1/कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो पहले हम इसका मान को पुट करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका मान हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर एक्स। अब इस एक्स को क्या करना है, अब इस एक्स को 17 हो गया, हाँ सॉरी एक्स, और इसका मान कितना है 1 होता है, और प्लस 17 बराबर एक्स। अब हमारा एक्स का मान कितना हो गया, हमारा एक्स का मान हो गया 18। अब बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर, तो ये 18 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 324। बस इतना ही करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा क्या कह रहा है कि 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टैंकी को क्रमशः 22 और 23 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया लेकिन टैंकी भरने में 3 घंटे लगते हैं। तो क्या कह रहा है ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए नंबर हमारा क्या करता है, पूरे टैंकी को 22 घंटे में भरता है, बी हमारा पूरे टैंकी को 33 घंटे में भर सकता है, लेकिन उसे क्या कहा गया, उन्हें एक साथ खोल दिया गया लेकिन बोलता है कि 3 घंटे पहले ही पाइप ए को बंद कर दिया जाता है कि अगर हमारा टोटल टैंकी भरने में x घंटा लगता है तो इस x घंटे में ए को पहले 3 घंटा बंद कर दिया गया। तो हमारा तो ए का कार्य हमारा क्या हो गया, हमारा जो फिर ए का कार्य हो गया, हमारा ए का कार्य हो गया कि टोटल में 3 घंटा घटाएंगे तभी हमारा ए का कार्य हो गया। और बी जो हमारा कितने दिन तक चला, बी जो वो पूरे x घंटा तक चला। तो इसमें क्या होता है कि करेंगे x - 3/a, टोटल कितना है 22 घंटा चलता है, फिर प्लस b हमारा कितना घंटा चला x घंटा, और टोटल इसका दिया है 22 बराबर क्या होता है टोटल 1 घंटा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अपना जो क्या लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। ये दोनों का एलसीएम जो होते हैं हमारा 66 आता है। तो 66 जो आता है तो हमारा 22 और 33 का एलसीएम क्या होगा, 66 हो गया। तो 22 इसको आपको क्रॉस मल्टीपल का एलसीएम का तो रूल पता हो गया, ये हो गया 3x - 9 प्लस 2x बराबर 1। अब इसे हम क्या करते हैं, 3x 2x हमारा ये 5x हो गया, और 66 प्लस 9 हो गया। तो x हमारा हो गया 66 और प्लस 9, तो 9 और 6 15, इधर 7, तो इसे हम कहते हैं 5 से भाग देते हैं। तो ये हमारा ये x का मान कितना हो गया 15 बार में, यानी कि कह रहा है कि टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे, तो दोनों टैंकी को भरने में कुल पाइप द्वारा हमारा 15 घंटे लगेंगे। ठीक है, अगर हमारा पूछता कि ए को सिर्फ भरने में कितने घंटे लगते, तो 15 में हम 3 घंटा घटा देते, क्योंकि पाइप ए को 3 घंटा पहले ही बंद कर दिया जाता है, यानी कि पाइप ए हमारा 12 घंटे तक चला और पाइप बी हमारा
टोटल 15 घंटा तक चला। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हमारा 18 नहीं है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 ही था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और बताइए कि मेरे पढ़ाए हुए आपको कितने फ़ायदे हुए।